नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला। विजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये जो आपकी जर्नी, आपकी यात्रा पॉलिटिक्स में शुरू हुई, ये कब और कैसे हुई? मैं 97 में, मुझे डेट भी याद है कि 27 जुलाई को मैंने 1997 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और उससे पहले मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं रहा। और मैं अपने परिवार में से पहला ही व्यक्ति हूँ जो किसी राजनीतिक दल में आया हूँ। और क्योंकि पहले परिवार इस स्थिति में ही नहीं था कि वो राजनीति की किसी एक्टिविटी में है, क्योंकि गरीबी के दौर में गुजरे हैं। और जब मैंने राजनीति ज्वाइन की तो इसके लिए मुझे ये सोच विचार करने के बाद ही कि क्यों राजनीति, क्योंकि एक घटना घटी थी कि पहले तो क्योंकि गरीबी से शुरू हुआ था, बाद में बिजनेसमैन बना जी। मगर जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास एक एम्प्लॉय के ऊपर एक किसी ने फेक कंप्लेंट डाली थी 2 लोगों के ऊपर जी। और मुझे मालूम था कि वो व्यक्ति सच्चा है। और मैं उसको लेके कई जगह पे गया, कईयों से कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, मगर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मगर बहुत कोशिश करनी पड़ी और मन में आया कि आज मेरे पास भगवान, कभी तो मेरे पास नहीं था, आज भगवान ने मुझे पैसा भी दे दिया और मैं किसी सच्चे व्यक्ति की मदद कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकत भी होनी चाहिए। और उसी उद्देश्य से राजनीति में आए जी। और राजनीति में आए हैं तो फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि क्योंकि जिस वर्ग से हूँ, अनुसूचित जाति की समस्या, अगर पंजाब से चाहे मैं रहने वाला हूँ, मगर अनुसूचित जाति की समस्या वो कन्याकुमारी में भी वैसी है, वो जम्मू कश्मीर, गुजरात, कहीं भी देश के सभी हिस्सों में। तो इसके लिए राष्ट्रीय को पार्टी होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। और दूसरा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी भी कौन सी होनी चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे ये मंच वो नहीं है कि किसी का करूँ, कोई समीक्षा करूँ, मगर अंत रिजल्ट पे यही पहुँचाऊँ कि अगर दलितों की हितैषी के लिए कोई बात कर सकती है, क्योंकि जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से लेकर अब तक के अगर इतिहास को देखी जी, तो फिर मुझे यही लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही दलितों के लिए काम कर सकती है। और आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ कि जिसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं है, जिसमें पैसे की कोई जगह नहीं है, जिसमें व्यक्ति के कार्य की क्षमता की देखकर उसके आगे बढ़ाया जाता है जी। और ये हमारे पास मिसाल, अगर कहीं आपको, जब मैंने ज्वाइन तो 97 में की थी, मगर आज मैं ये कहता हूँ कि मैंने उस वक्त सोच के फैसला जो लिया था वो फैसला सही लिया था और उसकी उदाहरण आप देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी रही कि जिसमें हम उसकी क्षमता को देख के आगे बढ़ाया। और मैं तो 11 साल सऊदी अरब में भी रहा, लेबर किया है। और वहाँ से जब मैं अभी मंत्री बना जी, तो बहुत सारे चैनलों में आया कि एक प्लम्बर जो लेबर का काम करता था वो व्यक्ति आज मंत्री बना। तो मुझे सऊदी अरब से भी 2 पत्रकारों के फ़ोन आए थे, इत्तेफाक से दोनों इंडियन थे, एक हैदराबाद का, एक अलीगढ़ का। और उन्होंने मुझे फ़ोन पे पूछा, बाकी सारे सवाल तो अलग अलग तरह, कहाँ रहते थे, कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या कर, कुछ नहीं, अरबी में भी बात, मगर एक क्वेश्चन उनका जो कॉमन था जी, वो था कि भी हिंदुस्तान की सियासत और जो सऊदी अरब की सियासत, आपने लंबा समय गुजारा है, तो क्या अंतर दिखा है। तो मेरा उनको जवाब था कि ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र की ताकत है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और बेलचा चलाने वाला मंत्री बन सकता है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। और अगर इसको और थोड़ा सा कहें तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। सो इसलिए आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ। विजय जी, आमतौर पे जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं या राजनीति को देखते हैं
तो जो शब्द है पावर हमारे साथ हमारे जहन में आ जाता है। आप एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो किसी भी पॉलिटिशियन, और आपने एक बिल्कुल पावरलेस स्थिति भी देखी हुई है लाइफ में, और आज आपकी पार्टी पावर में है और आप एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री में हैं, तो ये जो ट्रांजिशन है कि हम पावर को एम्पावरमेंट में बदले, ये कैसे आता है? देखिए, मैं इसमें अपने भी एक जीवन की घटना जरूर आपसे सुनाऊंगा, तो उसमें बहुत सारी बातों का आपका जवाब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जरूर मिल जाएगा जी। जैसे मैंने कहा कि मैं सऊदी अरब में 11 साल रहा और मैं एक लेबर था। लेबर के मतलब मैं एक मैसन का हेल्पर, प्लम्बर का हेल्पर, कारपेंटर का हेल्पर, बारबेंडर का, सभी के साथ मैंने काम किया कि एज ए हेल्पर। तो मैं जब एक बार प्लम्बर के साथ काम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन लाइन में जी। लेबर है, तो जिस काम में मैं कर रहा था तो वहाँ पर बाथरूम की हम फिनिशिंग टच देने के लिए गए हुए थे। तो किसी ने वहाँ पर अपनी गंदगी भाव को अपनी टॉयलेट वहाँ कर गया था जी। और मेरा जो बॉस था इमीडिएटली वो पाकिस्तानी था, प्लम्बर जो था, तो उसने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, पहले ये सफाई कराओ, मैं प्लम्बर हूँ, ये प्लम्बर का काम नहीं है, पहले इसकी सफाई कराओ, ये करो। यानी जो अपने हंकी फेंकी थी उसने किया जी। तो हमें क्या था, हमने टूल बॉक्स बंद किया, बैठ गए। थोड़ी देर बाद कंपनी का फोरमैन आया और उसने कहा कि क्यों बैठे हैं, तो हमने वही हाथ दिया। फोरमैन ने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं देखता हूँ, कह के चला गया। अब जब और घंटा बैठे तो कंपनी का मालिक जो सऊदी अरेबियन था वो आया और उसने पूछा क्यों बैठे हैं, तो मेरा वही जवाब अपने बॉस की तरफ हाथ था और वो बॉस ने जब उससे पूछा तो उसने वही हैंकी फेंकी, हम यहाँ पे प्लम्बर का काम करते हैं। यानी उसने ये शो करना है कि प्लम्बर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा जब मुझे वो ऐसा। और सऊदी अरब वाले मालिक ने अबू इब्राहिम उसको, तो उन्होंने मुझे कहा कि देख कर कि वो प्लास्टिक का लिफाफा लेके आओ। मैं लेके आ गया, ये बाल्टी लो, पानी की भर के लाओ। ला उस सऊदी अरब में जो अरबियन था उसने अपने हाथ पे लिफाफा चढ़ाया और मुझे कहा कि ऊपर से पानी डाल दो और वो गंदगी साफ कर दी। कहते बस हो गया, करे सा। और मैं वहाँ पे स्तंभ खड़ा था, इस स्तंभ खड़ा था कि मैं इस कंपनी का सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति था, एक लेबर का आदमी था, और वो कंपनी का सबसे ऊपरले मालिक था, सबसे ऊपरले दर्जे का व्यक्ति था। और मैं सुबह से लेके एक स्टेप जो आगे मुझसे प्लम्बर था, हम दो लोग पता नहीं कौन सी ईगो में आकड़ में थे कि ये काम हमारा नहीं, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये छोटे लोगों का काम है, ऐसा एक ऐसा। मगर वो स्तंभ देखते हुए मेरा, यानी वहाँ खड़े थे और शर्म कहीं से कहीं गिल्टी भी फील कर रहा था। और उसने जो बात हमें तंज में भी कही, तंज कहा उसने, चाहे गुस्से में या किसी भी लिहाज में, मगर मेरे लिए वो प्रेरणादायक थी और उसी ने मुझे एम्पावर भी किया। और उसने कहा कि विजय, तुम्हारे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, आपके पास हर चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर ये सब कुछ होने के बावजूद ये आप इस ईगो के कारण आप यहाँ पर लेबर में हैं और हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। ये तेल है वो भी आपने निकाल के दिया है, ये कुछ ना होते हुए भी हम में ईगो नहीं है और इसलिए हम आपके बॉस हैं। चाहे वो किसी, उसने तंज में कही, बट पावरफुल, बहुत मगर पावरफुल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट ने मुझे झंझोड़ दिया और मैंने उसी दिन तय किया कि हम कुछ न कुछ बने। और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं उसी कंपनी में काम करते हुए प्लम्बर भी बना, क्योंकि प्लम्बर का काम थोड़ा सा गंदा होता है। उसी कंपनी में काम करते हुए मैं इलेक्ट्रिशियन भी बना और बाद में उसी कंपनी के उसी मालिक के साथ मैंने पार्टनरशिप पे बिजनेस भी, उसका पार्टनर भी बना। वंडरफुल, वंडरफुल। और ये उन्हीं की दी हुई प्रेरणा है। और दूसरा एक घटना और उसके साथ ही मैं जोड़ता हूँ। जी।
जब मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था तो मेरा क्योंकि एम था कि अब कुछ बनना है, तो मैंने लंच ब्रेक में भी जो रेस्ट करना बंद कर दिया, खाना खाया काम पे लगे। तो मेरे साथी मुझे मजाक भी करते थे, क्यों चमचागिरी करता है, तो ऐसे हम ये स्वाभाविक, ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तू नंबर बना रहा है ये कर। तो मेरा उनको जवाब यही था कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और आज मैं जवान हूँ, जिस तरह की अपना स्टेमिना आज सेट कर लूँगा, अगर मैं अच्छा मान लो काम करते हुए चलूँगा, तो मुझे जब मैं अपना काम शुरू करूँगा, ये मेहनत मेरी उस वक्त काम है। और अगर कहीं आराम प्रस्त विलासता की ज़िंदगी आराम प्रस्त हो गया, तो जिस दिन मैं अपना काम शुरू करूँगा, अपने लिए काम करूँगा, तो ये आराम प्रस्ती मेरे रास्ते की रुकावट बनेगी। और आज तक मैंने कभी आराम नहीं किया, ये अभी तक चल रहा है, और इसी के कारण आगे बढ़ते हैं। और मेरा सिर्फ एम्पावरमेंट के लिए यही कहना है कि हम किसी को मदद कर सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, मगर एम्पावर होने के लिए उसके अंदर से भी जो ज्वाला जब तक निकलती नहीं है, तब तक शायद वो, तो जो शायद अगर वो घटना मेरे नहीं होती ना होती, तो मैं भी आज कहीं ना कहीं शायद उसी किसी तरह मैसन का एक मसाला बना के दे रहा होता, इससे ही। और ये कहीं ना कहीं वो मेरे लिए प्रेरणा थी। और ये मैं खास करके जब मैं कॉलेज स्कूल में जाता हूँ, ये घटना जरूर सुनाता हूँ, और इसलिए सुनाता हूँ कि मेरे लिए अगर ईगो अगर हम अपने बीच में से ख़त्म कर दें, तो आपको किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एम्पावर पर विजय जी, घटनाएं तो या वो स्टेटमेंट 5 लोगों ने भी सुनी होंगी, मगर प्रेरणा आपने बनाई, तो वो हम में कौन सी क्वालिटी होती है? क्योंकि नॉर्मली जब एडवर्सिटी या मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, हम में से बहुत लोग थक हार के बैठ जाते हैं, या गिव अप कर देते हैं, या सिस्टम को कोसने लग जाते हैं। मगर कैसे आप दुविधा को, दुखद घटनाओं को, एडवर्सिटी को इंस्पिरेशन माने, ये अंदर में कौन सा बदलाव लाना पड़ता है? देखिए, मुझे मालूम, जहाँ तक मेरा मानना है कि समस्याओं से भागकर हम समाधान नहीं कर सकते, समस्याओं को फेस करना ही पड़ेगा। मैं बहुत सारी वैसे कि जब मैं कहीं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी किताबों का तो वो देते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार कई बार अंधेरे में भी तीर चलाओ। और मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है कि मैंने जितने अंधेरे में ही तीर चलाए और सभी लग गए। और कहने का मतलब ये है कि प्रयास तो करो। आपने वो सुना ना कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रो। यानी करने से कम हमें आगे कुछ करने की पहले मन में वो जो है वो होनी ज़रूरी है। और जब वो होगी तो फिर ही किसी का दिया हुआ साथ, चाहे वो सरकार की कोई पॉलिसी हो, जो किसी के, वो तभी काम कर सकती है जब तक आपके मन में कुछ करने की लालसा ना। जी, आपकी मिनिस्ट्री के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं सोशल जस्टिस और अधिकारिता में? चैलेंजेस अधिकारिता के लिए तो सभी जगह है, ऐसा कहीं नहीं, कोई सेक्टर नहीं, मगर क्योंकि हम वीकर सेक्शन के बीच में काम करते हैं जी, और उनमें सहारे की भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। और ये बीच में दोनों तरह के लोग होते हैं, कहीं सहारे के नाम पर भी आजकल अलग से काम करते हैं, मगर मैं उस मदद को या उस सहायता को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता जितना इम्पोर्टेंट उसके बीच में व्यक्ति के अंदर की आवाज़ उसको कुछ आगे बढ़ने की। और हालात सबके लिए सुखद होंगे, अगर सबके लिए सुखद है तो फिर हमारे मंत्रालय की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे आगे कठिनाइयाँ हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर जीवन जीने की के लिए प्रेरणा लेना तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से सुना, तो जिनके पास सिर्फ कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहता हूँ कि जिनके पास कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी, आज का माहौल हम उस हिसाब से देखें तो बहुत सुखद माहौल है। हम में से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जो डॉक्टर बाबा साहब के मिले। हमें वो सुख सुविधाएँ उनसे कई गुना ज़्यादा जो उनके पास नहीं थी, मगर उन परिस्थितियों में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना एक जीवन, तो ये जीवन से हम उनसे प्रेरणा इसीलिए लेते हैं, हमें उनकी ताकत मिलती है। और उसी ताकत, वो जो ताकत आपके अंदर पैदा होती है, हकीकत में व्यक्ति को वो एम्पावर करती है। बाकी
जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन में भी एम्पावर सहायता कहीं ना कहीं, चाहे महाराजा बड़ौदा ने ही उनको दी स्टाइपेंड के रूप में, मगर वो तब काम की जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच में भी ये थी कि मैंने कुछ करना है, इस समाज के लिए कुछ करना है। राइट। सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक स्तर पे, ग्रास रूट लेवल पे हो सकती हैं और हम उस पर एम्फेसिस दे सकते हैं, कुछ शेयर करेंगे? हम अपने जीवन में देखते हैं कि आपको बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलते होंगे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति कहीं ना कहीं समाज के कार्यक्रम में लगा दी जी। या कुछ कमाई का हिस्सा कुछ लगा दें। और ऐसे भी लोग देखे होंगे जिन्होंने किसी की संपत्ति हड़प ली। बिल्कुल। बस इन दोनों के बीच में जो पहले वाला रास्ता है, हम समझते हैं कि वही सामाजिक न्याय की तरफ हमें लेके चलता है। और जो मैं अपने नज़रिए से समझता हूँ कि हम जो अगर देहाती भाषा में भी कहें कि हम अपने जीवन में सेवा भाव से काम करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाकर सेवा करता है, कोई सड़क पे जाके करता है, कोई एनजीओ के रूप में बनाता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि मैं एक अच्छे काम करूं ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे लिए स्वर्ग का रास्ता, अगर सीधी सी भाषा में यही है कि मेरा स्वर्ग का रास्ता या भविष्य में आगे मेरा जीवन जो है सफल हो। कहीं ना कहीं मन में कामना होती है कि अच्छा काम, और वो सबसे बड़ी बात है कि मन को सुकून भी मिलता है। और वही भावना वो जेब से पैसा खर्च कर कहीं ना कहीं अपने जीवन के लिए सुख तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। और मैं जब अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करता हूँ तो यही कहता हूँ कि लोग यहाँ पर अपनी सारी कमाई सेवा में लगाकर सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि वो स्वर्ग का रास्ता दें। और आपको स्वर्ग का रास्ता खोजने के लिए जेब से पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो इस स्वर्ग के लिए रास्ता बनाया बनाया मिलता है और आपको इसके पैसे भी मिलते हैं। सो हम कहें कि अगर सही में अगर वेदों के ऊपर ध्यान के तो सामाजिक न्याय के लिए अगर आप काम करें, और उसमें ये कह सकते हैं कि मंत्रालय, अगर किसी ने भगवान को पाना है, क्योंकि व्यक्ति वो समझता है कि अगर रास्ता ही यही है, तो अगर मैं तो दूसरे शब्दों में ये भी कहूँगी कि भगवान के नज़दीक लेके जाने वाला कोई अगर रास्ता, तो वो हमारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर ईमानदारी से काम करें जी, तो मन को सुकून भी मिलता है। और जिन लोगों के लिए हमें काम करना उसका, उसमें भी हमें, आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे अनाथालय, जब अनाथालयों में काम करते हुए व्यक्ति पढ़कर कोई आईएएस ऑफिसर भी बन गया है, ऐसी मिसालें भी हमारे पास में। वैसे उनको अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरी तरह समझ लेंगे तो हमें सामाजिक न्याय कैसा, क्योंकि उनके जीवन में जैसे मैंने कहा कि उनको कहीं ना कहीं स्टाइफंड की पैसे की ज़रूरत थी, तो वो एम्पावर करने के लिए जो सामाजिक न्याय की उनकी जो थी, उसमें अगर सेवा भाव से काम करते हुए जो आनंद, शायद वो आज डॉक्टर घोप्रगाड़ महाराजा बड़ौदा को भी उसका आनंद का एहसास हुआ होगा। तो ये एहसास करने का जो एक नज़रिया है, और इसमें काम करना इतना बड़ा दायरा है, मगर सही में अगर विषय किया जाए तो उनमें जो एम्पावरमेंट होती है उसकी एहसास भी होता है। अभी हमने, क्योंकि महिलाओं में, अनुसूचित जाति की महिलाओं में काम करने का पहले कोई नहीं था, मगर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हमने काम शुरू किया। उनके लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का काम किया। वो क्या है कि आजकल महिलाएं के लिए ड्राइविंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, मगर एक ड्राइवर के रूप में काम करना ये अभी भी बड़ी बात है। और वो महिलाओं को इसके लिए हमने कोर्सेज शुरू किया है कि वो 3 महीने तक रहेंगी। उनको सिर्फ ड्राइविंग तो 1 हफ्ते में भी सीख सकते हैं, मगर उनको मैकेनिक का काम भी सिखाएंगे बीच में छोटा मोटा, ताकि रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती ठीक कर ले, गाड़ी की जानकारी। तीसरा जो उसमें है वो सेल्फ डिफेंस भी है। उनको जूडो कराटे भी सिखाएंगे ताकि अगर कहीं हालात ऐसे हो जाएं तो उनको सेल्फ डिफेंस में भी काम करें। आजकल वो डिमांड लोग शहरों में खासकर लोग महिला ड्राइवर को ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी ऑफिसर्स ने या किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए ड्राइवर रखना है
जी। तो महिला ड्राइवर को रख के वो अपने आप को सुरक्षित, परिवार के लिए सुरक्षित समझता है। और वो कोशिश हमने किया है। और जी। पिछले ही कुछ 2 महीने पहले एक पहला बैच निकला है, राइट। लगभग 250 लड़कियों का। और उसमें खुशी हुई कि बहुत सारी लड़कियों ने 3 व्हीलर के लिए भी लाइसेंस अप्लाई किया है। अभी ये 3 व्हीलर चाहिए। कैब के साथ भी बात की है हमने, जी। ताकि कैब के बीच में जो लड़के आजकल टीवी पे ऐड देखते हैं तो जी, जी, कभी बिल्कुल, दिखते हैं, बिल्कुल। तो महिला का ड्राइवर है तो कह रही कि वो डरे मत, जी। आपकी बेटी सुरक्षित पहुंचे। यानी उस दृष्टि से ही काम करते हुए उनको कैब के साथ भी बात की है। और मुझे ये भी बताते कि डीटीसी में भी एक महिला जो ड्राइवर महिला है। ड्राइवर जी, वो बिल्कुल। यहीं से ट्रेनिंग लेके गई। एक्चुअली सबसे सुंदर ये एक हर एक महिला जो इस स्तर पे पहुंचते हैं, आई थिंक वो एक एम्बेसडर बन जाती हैं अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में, अपने दायरे में, कि हम भी कर सकते हैं। और हम लोग तो रोल मॉडल्स पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहते हैं, मगर कितने छोटे छोटे रोल मॉडल हैं जो कितने बड़े काम ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेप है अपने दायरे से निकलना, अपने कंफर्ट जोन से निकलना और अपने आप को एम्पावर करना। और कितने रोल मॉडल्स हैं। एंड आई थिंक अपने आप को जब हम एम्पावर करते हैं ऐसे रोल मॉडल्स को देख के, वहाँ पर अंदर से चेंज, होप और मूवमेंट आती है। बहुत चेंज आती है जी। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये ऐसी कुछ होता है तो मन को शांति बहुत मिलती है। बिल्कुल। एहसास होता है कि हम किसी न किसी सही दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी भी एग्जाम्पल है जो हमने अपने मंत्रालय की तरफ से अभी शुरू भी की है, कि आपने देखा होगा कि क्योंकि योजनाएं तो बहुत हैं, मगर पहले जब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई योजना आती थी तो उनके लिए स्कीम्स थी कि 1 लाख का लोन ले लो, 2 लाख का ले लो। और अगर बहुत बड़ी से बड़ी आपको कहीं नज़र आती थी तो वो 10 लाख, इससे बड़ी आपको कोई भी योजना नहीं देखी होगी 2014 तक। जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने स्पेशल बुलाकर यही कहा जी। कि आपको उस समाज में काम करना है जहां इस समाज के लिए ये मंत्रालय बना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने नौकरी देने की कोशिश नहीं करना, नौकरी देने वाले बनाने की कोशिश करना है। और उसी में हम जो उनके नेतृत्व में काम करते हुए हमने वेंचर कैपिटल फंड लाए जी। वो उद्यमियों के लिए, इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रीज बनाएगा, ये समाज एक ऐसा समाज है जिसमें इंडस्ट्रीज नहीं है, ना तो खेती में है, खेती में मजदूर तो है मगर जिम्मेदार नहीं हो सकते, इंडस्ट्री में लेबर तो है मगर मालिक नहीं हो सकते। तो मालिक बनाने की प्रतिक्रिया में उन्होंने ये शुरू ही स्कीम, जहाँ पर पहले 10 लाख से ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं थी, ये शुरू ही स्कीम 50 लाख से की, 50 लाख से 15 करोड़ रुपए तक। और ये कंपनी के IFCI के माध्यम से हमने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, जिसमें 50 करोड़ IFCI का और 200 करोड़ हमने लगाया। और ये हर साल हम उनकी रिक्वायरमेंट पे 200 करोड़ तक देते रहेंगे। और इसी में हमने यहाँ पे लगभग 31 यूनिट्स लास्ट ईयर, क्योंकि नई स्कीम है, और 130-35 करोड़ रुपया डिस्पर्स भी किया है। सो जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ऐसे विजय जी, तो फंड आ गया उनके लिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट कभी कभी एक एंटरप्रेन्योर को सस्टेन करने के लिए कि कैसे वो सक्सेसफुली चलाए, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। ये एक स्कीम थी। और दूसरी स्कीम हमने की है क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना, क्योंकि ये 50 लाख से तो 15 करोड़ तो वही होगा कि जिसकी समर्था 50 लाख वाली होगी जी। मगर आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास क्षमता भी है मगर पैसा नहीं है, और वो बैंक में जाता है तो बैंक कहता है गारंटी दो। जैसे ही बैंक की गारंटी की बात आती है तो वो निराश होकर घर पे आते। बिल्कुल। ये आपको हमने जब भी, मैं क्योंकि और भी कई जगह पे काम किया सेक्टर में, जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं तो पहला सवाल होता है तो फिर बैंक गारंटी, तो हम कहते हैं वो तो देनी पड़ेगी, तो वो कहता है फिर क्या स्कीम है, छोड़ो। इसमें हमने जो क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना है, इसमें हमने उसका समाधान भी किया है, जिसका किसी व्यक्ति का कोई काम अगर छोटा इंडस्ट्री चल रहा है, आज 10-20 लाख रुपए तो छोटी से छोटी, इससे इंडस्ट्री का मतलब तो कम से कम 50 लाख की तो होगी ना। अगर वो काम कर रहा है मगर वो काम बढ़ाना चाह रहा है,
काम को आगे बढ़ाना, कुछ प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है, तो बैंक को उसके नेचुरली उसको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली। अब जो बैंक जाएगा तो वो पुरानी समस्या, तो क्रेडिट एनहांस ग्रांट में भी हमने वही IFCI के माध्यम से दिया है, ये भी कंपनी बेसिस पे देंगे जी। और इसमें जब वो लोन अप्लाई करेगा तो 80% तक की जो गारंटी है वो सरकार देगी, क्योंकि हमने जो इसका क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना में भी 200 करोड़ रुपया दिया है, ये फंड रेज किया है, जो आगे भी हर साल जब तक ये पूरी तरह मजबूत नहीं हो जाता पैसा देंगे। जैसे ही कोई लोन अप्लाई करता है वो IFCI के पास जाता है, तो IFCI पंजाब केंद्र सरकार के माध्यम से 80% तक की वो गारंटी वो देगा और इस योजना में 25 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक वो लोन ले सकता है। और सबसे बड़ी और भी एक खूबी है इसमें जी। कि ये बाकी आपने लोन के रेट देखा होगा, इंटरेस्ट रेट कम से कम 14 से शुरू होता है, 18 से लेके आगे तक चलता है और कंडीशन जो चलती है, मगर इसमें रिजर्व रेट रहेगा। रिजर्व रेट का मतलब वो 10% जैसे हम कहते हैं, कभी 9.54 भी हो जाता है, 9.95 भी हो जाता है, और रिजर्व रेट पे हम ये कह सकते हैं कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% रहेगा, गारंटी सरकार देगी। और ये अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के वर्ग को एम्पावरमेंट करने के लिए उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो नौकरी देने वाले बन जाएंगे। इस दिशा में जो माननीय मोदी जी ने इस समाज को अगर आगे बढ़ाना, तो सही दिशा में अगर काम करना, तो ये योजनाएं लानी होगी, तो उसमें हमने ये विशेष तौर पे ये अभी, और ये क्योंकि अभी शुरू हुई है, इसका लाभ इस साल में फाइनेंशियल ईयर में आएगा। लास्ट ईयर में हमने सारी बैंकों के साथ MOU वगैरह साइन हो चुके हैं, नोडल ऑफिसर्स वगैरह उनके लग चुके हैं, यानी जो हमारी ऑफिशियल जो गतिविधियाँ वो कंप्लीट कर ली गई हैं। अब पब्लिक के लिए ओपन इस साल से आगे करेंगे। विजय जी, बहुत सारी अच्छी स्कीम्स होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, कितनी प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज़ होती हैं, मगर इनकी जानकारी किसी माध्यम से दी जाए, दूर दूर तक एडवोकेसी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके मंत्रालय की वेबसाइट पे ये सब होती हैं, और कोई एडवोकेसी होती है? जो वेबसाइट पे तो वो तो है ही जी। इसके अलावा हमने कुछ
वी नीड टू बी केयरफुल, जो हमारी प्रोग्रेस को गवर्न करेंगे सही दिशा में? गवर्न तो आज को हमें सिर्फ बचना यही चाहिए कि कहीं भी नकारात्मक बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, बस उन नकारात्मक परिस्थितियों से बचना चाहिए। और जिस दिशा में हमारे माननीय मोदी जी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसका कार्यक्रम का कुछ ज़्यादा राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा जी। मगर यही कहूँगा कि जो हमारे बीच में आपको भी नज़र आ रही है कि कुछ समय से नकारात्मक, चाहे वो देश का नागरिक, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, कहीं ना कहीं देश की जब उन्नति की बात होती है तब हमें उसमें, मैं आपको एक और एग्जांपल अपने गांव की भी बताता हूँ। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है और मेरा ख्याल देश की हर पार्टी उस गांव में है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको कहीं नज़र आती है तो प्रमुख पार्टियों में से वो सारियां पार्टियां हैं, सभी अपना अपना राग लापते हैं। मगर जब गांव के डेवलपमेंट की बात आती है कि यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, यहाँ पे ये, तो कोई भी व्यक्ति विरोध के लिए नहीं आता। ये एक छोटे से गांव की सोच है। अगर वही सोच हमारे देश के बीच में भी बनेगी तो उम्मीद है कि हम विश्व गुरु थे नहीं, होंगे। बहुत सुंदर विजय जी, ये कहना कि एक हमारी सोच होती है जो ऊंची सोच होती है, और हम सब अपनी सोच से काम ले और अपनी ऊंची सोच से काम ले, तो किसी और की सोच में हमें गुम होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर विजय जी, थैंक यू, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अच्छा लगा आपसे बात करके।